Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Let's start the first chapter of class 11th, that is the living world. Okay, very simple chapter but basic है, तो basic things you should know first when you are going for class 11th. ठीक है, तो चलो बेसिक बातों को एक बार में देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है लिविंग के बारे में. तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन फॉर्म में देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कब बोलते हैं, या किसी भी चीज़ को या ऑब्जेक्ट को हम लिविंग या नॉन लिविंग कैसे डिफाइन करते हैं. जनरली लिविंग जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है ग्रोथ कर सकता है या रिप्रोडक्शन कर सकता है, ऐसी ही कुछ बेसिक बातें हमारे दिमाग में आती हैं. तो इसमें ही कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करके दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कंसिडर अंडर द लिविंग थिंग्स लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, cellular organization, consciousness as well as self consciousness. So let's take one by one and understand it in a little bit more way. Okay, so first that is the growth. अगर हम growth बोले कि growth को आप कैसे define करोगे, what do you mean by growth, तो यहाँ पे दो basic things है जिसके थ्रू हम growth को define कर सकते हैं. One is that is the increase in mass. इंक्रीज इन मास, ठीक है, ऐसी चीज़ जिसके मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. जैसे हमारा पूरा व्हेन वी बॉर्न तो छोटा सा साइज़ रहता है एंड व्हेन वी बिकम अडल्ट तो हमारा साइज़ बड़ा हो गया, तो हमने क्या किया, ग्रोथ किया. बट उसी के साथ ही एक और चीज़ भी इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ इंक्रीज इन नंबर इन द सेंस कि नंबर ऑफ सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है. देन तो यहाँ पे दो चीज़ कंसिडर हो गई, मास एंड इंक्रीज इन नंबर. तो हर सेल अपना मास बढ़ाता है और नंबर बढ़ाता है. नाउ दे आर टू कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वन इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अनदर इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपना सेल को डिवीजन करेगा और अपना नंबर जस्ट डबल कर लेगा. ठीक है, जैसे डिवाइड करेगा वो अपना नंबर डबल कर लेगा, फिर वापस डिवाइड करेगा, फिर डबल कर लेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमीबा. ओके राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है. मल्टी सेलुलर में दो कैटेगरी अगेन होती है लाइक प्लांट एंड एनिमल बेसिकली. ओके, इसके अलावा और भी रहते हैं बट हम बेसिकली बात कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक थिंग्स की बात कर रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल. प्लांट में हम देखते हैं द ग्रोथ टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ. इट इज़ थ्रू आउट द लाइफ, पूरा लाइफ इसमें ग्रोथ होती रहती है बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. बट एनिमल सेल में क्या होती है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. सिर्फ वैसे ही जो ऑर्गन लॉस्ट हो जाते हैं या कोई सेल्स है वो लॉस्ट होती है, जैसे कि हमारी एपिडर्मल लेयर, स्किन लेयर, अगर वो लॉस्ट होती है तो वो वापस बनती रहती है, आरबीसीज वापस रीजनरेट होती रहती है. तो कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जो वापस रीजनरेट होती रहती है. बट एक्चुअल में एनिमल का जो साइज़ है, मतलब मास में इंक्रीजमेंट होना, नंबर में इंक्रीमेंट होना, वो सब क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है. तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ग्रोथ क्या है, मास में इंक्रीमेंट होना. बट क्या, जैसे कि अगर हम एक माउंटेन को देखें ना, माउंटेन में अगर हम देखते हैं तो ये भी क्या होता है, पहले एक छोटा साइज़ होता है ना, विद इन अ ईयर या कुछ सालों के बाद इस माउंटेन का साइज़ जो है वो क्या हो जाता है, बिग हो जाता है. यानी एक तरह से क्या बोल सकते हैं, इसका जो बायोमास है, नॉट बायो एग्जैक्टली, वी विल नॉट से बायो, मास जो है वो इंक्रीज हो गया. तो क्या मैं इसको भी लिविंग बीइंग कंसिडर करूँ, मास इंक्रीज हो रहा है? नो, इट इज़ नॉट कंसिडर. बट ये एक एक्सेप्शन हो गया कि ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे वी कैन नॉट कंसिडर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग. वन मोर थिंग, ग्रोथ जो होती है वो कैसी रहती है, इरिवर्सिबल होती है. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की ग्रोथ होगी कुछ सालों बाद वापस वो छोटा हो जाएगा. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट माउंटेन का ग्रोथ अप एंड डाउन चलता रहेगा, कभी ज़्यादा है तो कभी कम भी हो सकता है. तो इसलिए माउंटेन इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता. बट ग्रोथ को भी एक सिंगल डेफिनेशन के बेसिस पे, मतलब लाइक सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे वी कैन नॉट से द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट लेते हैं फिर कि देखते हैं रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग है या नॉन लिविंग है. नाउ रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो क्या मतलब होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है ये, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो अपना एक
ऑफस्प्रिंग जनरेट करती है, या आप बोल सकते हो एक प्रोजेनी जनरेट करती है। जैसे पेरेंट से एक चाइल्ड बनता है ना, जो चाइल्ड जो जनरेट होता है वो अपना पेरेंट के ही जैसा रहता है, सिमिलर रहता है, या थोड़े बहुत फीचर्स उसके डिफर करते हैं। मेनली रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल क्या होते हैं? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक इन आर ह्यूमन बीइंग का आप एग्जाम्पल लेते हो तो यहाँ पे मदर एंड फादर टू इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे एक नया जनरेशन आ रहा है, एक चाइल्ड बन रहा है। अब चाइल्ड में देखोगे तो मदर फादर के एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं दिखेगा, कुछ कुछ फीचर्स ऐसा लगेगा कि ये मदर के यहाँ हैं, कुछ फीचर्स होंगे जो फादर के, क्योंकि दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो दोनों ही अपना इनपुट देंगे, थोड़े थोड़े फीचर्स दोनों ही अपना देंगे, तो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो थोड़ा सा डिफर ही होगा अपने पेरेंट्स से, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होगा। जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट। अब एक ही पेरेंट है, वो ही सारे अपने फीचर्स दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी? एग्जैक्ट सेम होगी एज ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत तरह के वेरियस वेज है जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। वन इज कॉल्ड द फिजन। फिजन मतलब सिंपली एक सेल है वो क्या है? डिवाइड हो रही है। ये फिजन भी दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल आइडिया दे रही हूँ, बिकॉज ये हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम ये बेसिकली सारे फीचर्स देख रहे हैं ग्रोथ के। ओके, तो बाइनरी फिजन में क्या है? एक सिंगल सेल जो है वो क्या होगी? दो सेल में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा में क्या होता है? ये सिंगल सेल है, इसमें ब्रेक हुआ और दो सेल में ये डिवाइड हो गई, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। मल्टीपल में क्या हुआ? अमीबा ही कर सकता है मल्टीपल भी, जिसमें एक न्यूक्लियस के ही मल्टीपल पार्ट बन गए। ये न्यूक्लियस ही बार बार डिवाइड करके ये क्या हुआ? इसने बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बना लिए, एंड एट लास्ट ये सेल यहाँ से ब्रेक हुई और ये सारे न्यूक्लियस यहाँ से रिलीज हुए, और हर एक न्यूक्लियस नाउ गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, दैट इज द मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट आता है दैट इज द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें इसके फ्रेगमेंट बने, सपोज ये ऑर्गेनिज्म दो तीन पीसेज में डिवाइड हो गया, देन ईच पीस गिव राइज टू एन इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आएगा? लाइक स्पाइरोगाइरा। ओके, या फिर आपने वो देखा है, सुना है स्टारफिश के बारे में, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस एग्जाम्पल। स्टारफिश, सो मैनी एल्गी, फंगाई, ये सब इसी कैटेगरीज में का आते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड कैटेगरी दैट इज रीजनरेशन। ओके, नाउ रीजनरेशन में बेस्ट एग्जाम्पल इज लिजार्ड। अब लिजार्ड को आपने देखा है, जब लिजार्ड टेरर में होती है तो अपनी टेल को छोड़ देती है, एंड अगेन कुछ टाइम बाद उसकी टेल वापस ग्रो करने लगती है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन, कि उसका जो खोया हुआ पार्ट है, द लॉस्ट पार्ट अगेन रीजनरेट, मतलब कोई भी एक बॉडी का अगर पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो वापस वो रीजनरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये भी रिप्रोडक्शन में ही आता है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल भी आता है, दैट इज प्लेनेरिया। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज द बडिंग। ओके, नाउ बडिंग में क्या होता है कि एक छोटी सी आउटग्रोथ है वो निकल जाती है, पेरेंट सेल से ही साथ में अटैच रहती है। जैसे ये पेरेंट सेल है, इसी पे एक छोटी सी आउटग्रोथ बन गई जिसको ही हम बड बोलते हैं। लेटर ऑन ये ग्रो करता है, थोड़ा और बड़ा साइज होता है, एंड एट लास्ट पेरेंट सेल से सेपरेट होके इंडिविजुअल बना लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल ईस्ट, हाइड्रा, दे ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। बट बेसिकली हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग बीइंग, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए क्या ये अपने आप में मतलब कंप्लीट है डेफिनेशन? नो। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखोगे लाइक म्यूल, लाइक वर्कर, हनी बी, या फिर ह्यूमन में भी, ह्यूमन बीइंग में ही जो
स्टेराइल पर्सन होते हैं, जैसे कि ओके थर्ड जेंडर, क्या कर सकते हैं? कैन दे गिव राइज टू न्यू यंग वन, या अपना प्रोजेनी जनरेट कर सकते हैं? नो, दे ऑल आर स्टेराइल, वो अपना न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते, बट स्टिल दे आर लिविंग बीइंग। क्या हम इनको ये बोलेंगे कि ये नॉन लिविंग है? नो, वी विल नॉट से। तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या है? इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर टू से दैट एनी ऑर्गेनिज्म इज ए लिविंग बीइंग। ठीक है, सिर्फ यही अपने आप में इनफ नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लेके चलते हैं, दैट इज दी मेटाबॉलिज्म। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज व्हाट? ऑल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, वन इज कॉल्ड द एनाबॉलिक, अनदर इज कॉल्ड द कैटाबॉलिक। ठीक है, दो तरह की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। उसी बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को भी हम बोल देते हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब रिएक्शंस को हम बोल देते हैं या प्रोसेस को बोल देते हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो सिंपल या स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सब यूनाइट होके क्या बना लेते हैं? लार्ज पार्टिकल बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। ओके, अगर आप फोटोसिंथेसिस में देखोगे कुछ मॉलिक्यूल CO2 के, कुछ मॉलिक्यूल वाटर के, सब कलेक्ट होकर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है, एंड ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दीज वन। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, दैट इज द एनाबॉलिक, मतलब जुड़ना और उससे कुछ बड़ा सा मॉलिक्यूल बनना। कैटाबॉलिक इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है, इट ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है अगेन स्मॉल मॉलिक्यूल में। ठीक है, ओके, बट इसके साथ यहाँ पे क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, और यहाँ पे क्या हमें एनर्जी देनी पड़ती है। देखो, किसी चीज़ को बड़ा बनाना है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सबको जोड़ना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, स्टिक करना है एनर्जी देनी पड़ेगी, और ब्रेक करना है, ब्रेक होगी तो उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसमें यहाँ बात क्या आती है कि मेटाबॉलिज्म ये सारी रिएक्शंस होती है, बट सेम ऐसी रिएक्शन कैन वी डू इन लैब ऑल्सो। अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए हो तो वहाँ पे भी आप डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस करते हो, डिफरेंट टाइप के ऐसे ही कुछ प्रोसेस परफॉर्म करते हो, और वहाँ पे भी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती है। तो क्या मैं वहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है उसको लिविंग बोल सकती हूँ? No, I can't say those are living, but still those reactions are taking place. वो सारी जो रिएक्शंस हैं वो लिविंग तो नहीं है, दे आर नॉट लिविंग, बट जो रिएक्शंस हो रही है वो एक्चुअली लाइव है। कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक जो रिएक्शंस हो रही है वो लाइव है, बट वो स्टेट जो वहाँ की बोल रहे हैं वो लिविंग स्टेट नहीं है। तो इसलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आ रही है मेरी बात? इससे के बेसिस पे भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग नहीं बता सकते, ओनली ऑन दीज बेसिस। ठीक है, उसमें फिर हमें और भी दूसरे फीचर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तभी हम उसको बता पाएंगे कि इट इज़ अ लिविंग या नॉन लिविंग। समझ में आया? ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर देखोगे तो किसी लिविंग बीइंग का अगर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो कैसा रहता है उसका ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी लिविंग का ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहता है? स्मॉल, सबसे पहले जो सेल होती है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हम पूरी बॉडी का भी देखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज सेल। फिर क्या, सेल से सेल का कॉम्बिनेशन होके क्या बनाते हैं? ये टिश्यू बनाते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम यानी कि क्या? लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
उसके अंदर ऑर्गन क्या है, जैसे कि अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम लेती हूँ तो ऑर्गन क्या हो गया, लंग्स हो गए, डिफरेंट पार्ट्स हो गए, ये सब ऑर्गन। फिर उसके अंदर के टिश्यूज़, फिर बेसिकली एक सेल होती है, ठीक है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। तो आई कैन से दैट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द फीचर्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। नाउ कॉन्शियसनेस क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या क्या उसको स्टिमुलाई आते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टिमुलाई आते हैं उसको। ये स्टिमुलाई 3 तरह के हो सकते हैं, या तो ये फिजिकल हो सकता है, या फिर ये केमिकल हो सकता है, या फिर कोई बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो सकता है। ओके, फिजिकल जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर कम हो गया, लाइट कम हो गई या ज़्यादा हो गया। केमिकल में कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो गई, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस हो गया जो वहाँ उसके अगेंस्ट हम रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन हो गए, ये भी केमिकल्स हो गए, ठीक है। तो कुछ लोग एलर्जी शो करते हैं अगेंस्ट दी पोलन ग्रेन के अगेंस्ट एलर्जी होती है हमें, तो वो केमिकल सब्सटेंस हो गया। बायोलॉजिकल में कोई भी लाइक हार्मोनल इश्यूज हो गए, कुछ हार्मोन्स का चेंज हो गया, या कोई दूसरा एनिमल आया उसके अगेंस्ट में हमने रिस्पॉन्स किया। तो हमारी बॉडी में नॉट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, जिसकी वजह से वो ये अपने चारों तरफ के जितने भी ये स्टिमुलाई हैं उन्हें सेंस कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, दे आर एबल टू सेंस ऑल दीज स्टिमुलाई एंड देन रिस्पॉन्ड अगेंस्ट ऑल दीज स्टिमुलाई, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो वहाँ से एस्केप कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। वॉट एवर काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड दे गिव, दे आर एबल टू गिव। तो वी कैन से दैट कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर्स, ओके, डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दीज टू आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या कर सकते हैं, अपने आप में ही किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये चीज़ हो रही है वी कैन से कि ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। बट अब एक और फीचर आ जाता है, दैट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस। ना ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये फीचर सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है, ह्यूमन बीइंग में मिलता है। क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में ये एक एबिलिटी तो होती है कि वो कॉन्शियसनेस शो करता है अगेंस्ट ऑल दीज दी स्टिमुलाई, बट उसके पास अपना खुद का भी सेल्फ कॉन्शियस होता है। वो खुद में भी अपने आप में भी देख सकता है कि सामने से क्या आ रहा है, या मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, या मेरा कोई फ़ायदा है या नहीं इसमें, या मुझे खुद से अपने आप से मुझे क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें वो खुद अपने आप में समझ सकता है। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग वो जो ह्यूमन बीइंग के पास होती है, ठीक है। बट अब हम बोलेंगे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे भी तो हम बोल सकते हैं द पर्सन इज लिविंग और नॉन लिविंग, ह्यूमन बीइंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। बट इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु इज इन कोमा, अगर वो पर्सन कोमा में है तो उसको तो सारी जितने भी सपोर्ट सिस्टम है, जो जितनी भी मशीन है वो उसको लाइव रखने में सपोर्ट कर रही है। क्या उस कोमा वाले पर्सन का खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस होगा? आई डोंट थिंक सो, नहीं है उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस, बट स्टिल वी विल कंसिडर इट एज अ लिविंग बीइंग, ठीक है। हम उसको नॉन लिविंग तो नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे दीज टू फीचर्स ओनली, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, आर द डिफाइनिंग फीचर फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू से दैट इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, कि यही 2 फीचर है जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बता सकते हैं। रेस्ट आर ऑल्सो द फीचर, सबको कंबाइंडली अगर हम बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग के बीच में। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑल दी डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग और लिविंग वर्ल्ड, ओके। सो टिल नाउ इफ you have any doubt in this one video, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.